तो पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ये ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, है ना, क्योंकि हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, क्योंकि फाइनल यूनिट है हमारा, तो यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी इंक्लूड कर दी गई हैं, है ना। तो आपको बेसिकली सारी चीजें यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है वो मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस जो है वो मनाया जाता है 16 दिसंबर को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है, यानी कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, मैं चाहूंगी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारे पर्यावरण में बेसिकली जो गैसें हैं, ठीक है, उनकी मात्रा कितनी कितनी है, ताकि आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कौन सी सबसे ज्यादा है और कौन सी थोड़ी कम है ना। तो क्योंकि अगर क्वेश्चन करके कुछ आई भी तो आप थोड़ा आइडिया लगा पाओ, है ना, इससे अलग हटके भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो भी आप इजीली उसको कर पाओ। तो इसके लिए ना हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी गैस कितनी होती है बेसिकली, है ना। तो देखो, पर्यावरण में जितनी भी गैसें हैं आपको पता है, ये जो वायु है बेसिकली, है ना, जो भी मतलब जो एयर है इसमें गैसें बह रही हैं, ठीक है। मतलब कि ये समझ लो जितना भी स्पेस है पूरे में गैस ही गैस है ना। तो वो जो गैस है वो कौन कौन सी गैस हैं, है ना। तो ये जो हमारे पर्यावरण में गैस हैं, अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए क्योंकि देखो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो भी यहीं पे ही छोड़ रहे हैं, और ऑक्सीजन जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो भी हम इस स्पेस से ही प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि जो गैसें प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में वहीं से ही हम प्राप्त कर रहे हैं ऑक्सीजन को, और हम छोड़ भी यहीं पर ही रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़, क्योंकि अगर किसी भी गैस का अमाउंट बढ़ जाए या कम हो जाए तो वो मतलब हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा, जो भी लोग पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, है ना, तो पहाड़ों के ऊपर जाने पर जितना हम ऊपर चले जाते हैं उतने ऊपर जाते जाते जो ऑक्सीजन होता है उसका लेवल कम होता जाता है ना। तो आपने देखा होगा इवन जो कैलाश वैलाश जाते हैं, यानी जो केदारनाथ वगैरह जाते हैं ना, तो उन लोगों को है ना पहले उनके जो रिपोर्ट्स होती है, मेडिकल रिपोर्ट्स होती है, वो चेक करी जाती हैं। क्यों चेक करी जाती है? क्योंकि देखा जाता है कि इनको कोई लंग्स का प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली केदारनाथ जाएंगे, पहाड़ों पे चढ़ेंगे, वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, तो अगर इनके लंग्स वंग्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, है ना, तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन लेवल डाउन होने पर ही इनको कुछ हो भी सकता है ना। तो आपने देखा भी होगा जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो कितने हम हांफते हैं, तो बेसिकली हमारी सांस चलती है। क्यों चलती है? इसीलिए चलती है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है, हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, तो हम जल्दी जल्दी वो करते हैं, ऑक्सीजन को लेने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी जो है वहाँ पे जाके ऐसे रिएक्ट करने लगती है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है इस बात की कि हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी गैसें हैं उनका जो एक स्पेसिफिक अमाउंट है, नहीं उनका जो एक स्पेसिफिक मात्रा है वो उतना ही होना चाहिए, ना वो ज्यादा होना चाहिए ना वो कम होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जो पूरी हमारे वायुमंडलीय गैसें हैं उनमें किस किस का अमाउंट इतना होता है। तो देखो, सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होता है ना वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ना, और नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है ना वो अकेला नाइट्रोजन का अमाउंट होता है 78%, ठीक है। तो 78% तो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ही होता है, N2 लिखते हैं वैसे नाइट्रोजन को, है ना। तो N2 यानी कि नाइट्रोजन जो होता है इसका अमाउंट होता है 78%, ठीक है, 2 नहीं है ये 8 है। 78% जो है वो नाइट्रोजन होता है, और इसके बाद में नाइट्रोजन तो आपको याद रखना ही रखना है कि 78% होता है, क्योंकि ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है, और इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी होती है। तो आपको 78% भी याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, है ना, जो कि हम लेते हैं। तो ऑक्सीजन का अमाउंट जो होता है वो होता है 21%, ठीक है। अब देखो, अगर आप इन दोनों चीजों को जोड़ोगे, है ना, तो 8 और 1 कितने हो गए? 9 हो गए, और 7 और 2 कितने हो गए? 9 हो गए, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 99% जो गैस है ना इस पूरे वायुमंडल में हमारे में, वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है, 99%, ठीक है। अब आते हैं बाकी की गैसों पे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है 99% जो है वो कौन सी 2 गैसें होती हैं 99% वायुमंडल में। तो आपको ये याद रखना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पे हम आएंगे ना, तो इसके बाद में आप सोच रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसके बाद में नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद में होता है आर्गन, ठीक है। और जो आर्गन होता है वो होता है 0.9%,
ठीक है। तो 0.9%, अब आप देख रहे होंगे 99.9% ये तीनों गैसें ही हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड इवन है भी नहीं, है ना। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, ठीक है। तो ये समझ लो कि 0.1% बची, जितनी भी गैसेस हैं वो कितनी होती हैं, सिर्फ 0.1% होती हैं इन तीनों गैसों के अलावा बाकी जितनी भी गैसें हैं, है ना। बाकी कौन कौन सी गैसें हैं, तो अब आएंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड पे। 4th नंबर पे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% होती है ना। 0.03% होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में बाकी जितनी भी गैसें बची हमारी, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जिनॉन, ओजोन, या फिर जो भी हमारे जल की वाष्प है, यानी जो जल इवेपोरेट होके जब पहुंचता है वहां पे वायुमंडल में पहुंचता है ना, तो वो जल वाष्प जो है ना, वो हो जाएगी। बाकी के जितना भी परसेंटेज बचा, और जो परसेंटेज बचता है वो कितना बचता है, 0.04% है ना। तो 0.04% में आ जाती हैं सारी की सारी चीजें, बहुत सारी गैसें, लगभग 9-10 गैसें, है ना। तो आप ये समझ लो 99% केवल ये दोनों गैसें हैं, 99.9% ये तीनों हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को तो लेवल देखो कितना कम होता है, 0.03% होता है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में 99% भाग पर कौन सी दो गैसों का विस्तार है, ठीक है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही रही थी कि आपको ये वाली चीज बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, 99% आ सकता है, ठीक है, या फिर 99.9% भी आ सकता है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी है ना। तो 99% जो भाग है वो कौन सी दो गैसों का होगा, वो होगा, एक तो होगी नाइट्रोजन और एक होगी ऑक्सीजन, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन होता है 78% और ऑक्सीजन होता है 21%, दोनों को ऐड करके हो गया 99, ठीक। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की जो प्रतिशत मात्रा है वो कितनी है, यानी नाइट्रोजन जो होता है वो कितना होता है, तो मैंने ऊपर ही बताया था आपको 78% होता है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है वो कितना है, ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, 21% है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए, बाकी और कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। पेपर के बारे में ना टेंशन मत लो, है ना, आसानी से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन लेके जाओगे फालतू में पेपर और बिगड़ जाता है, तो टेंशन नहीं लेनी है, आराम से पेपर दे के जाओ, है ना। और पहले पेपर में ही पता चल जाएगा कि जो RMPSU वाले हैं वो आपके पेपर कैसे देने वाले हैं। अगर बढ़िया पेपर आया तो अच्छी बात है ना, वरना अगर इन्होंने 3rd सेमेस्टर वालों की तरह किया तो आपको पहले पेपर में ही पता चल जाना है, तो आगे फिर बाकी पेपरों में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, है ना। नेक्स्ट, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत जो है वो क्या है, यानी ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आती है। सबको पता है ऑक्सीजन हरे पौधों से आती है ना, क्योंकि हरे पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो UV लाइट है उसको और वाटर, ये वाली चीजों को यूज करके ऑक्सीजन और पौधे ऑक्सीजन और फूड, है ना, दो चीजें बनाते हैं हरे पौधे। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, यानी क्या प्रदूषण का मापन करती है, तो प्रदूषण का मापन करती है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो ये नैरोबी में है। ये क्वेश्चन भी हमारे फर्स्ट यूनिट का है, ठीक है। नेक्स्ट है, द चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ जो बुक है उसके लेखक कौन है, तो ये लिखी है रैनचिकोव ने। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण विघटन जो है उसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो पर्यावरण प्रदूषण जो होता है वो मानवीय क्रियाओं से होता है, करेक्ट है, जबकि पर्यावरण विघटन प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं से होता है, ये सही बात है। प्रदूषण का कुप्रभाव धीमी गति से निरंतर होता रहता है, जबकि पर्यावरण विघटन का प्रभाव अचानक होता है ना। पर्यावरण विघटन जैसे एक साथ बारिश पड़ रही है बहुत ज्यादा, है ना, वो पर्यावरण विघटन होता है, ठीक। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रदूषण का कुप्रभाव स्थानीय तथा क्षेत्रीय होता है, जबकि पर्यावरण विघटन का प्रभाव स्थानीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सब हो सकते हैं, करेक्ट बात है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जैविक प्रदूषक नहीं है। जैविक प्रदूषक मतलब जो प्लांट या एनिमल या इन दोनों चीजों के किसी चीज से बने वो प्रदूषक होंगे जैविक। ये पूछें जैविक नहीं है तो आपको बेसिकली क्या देखना है कि इनमें से जो भी चीज लिविंग नहीं है
है ना, जीवित नहीं है, उसको मान लो बस वही जैविक प्रदूषक नहीं होगी। देखो पौधे और जंतु ये तो जीवित हैं, ये तो जैविक हैं, यहाँ पे मनुष्य जानवर ये भी जैविक हैं, ये भी जीवित हैं, पौधे की पत्तियां और उनका ढेर ये भी जैविक है, जबकि रासायनिक कीटनाशक यानी जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं ये क्या है, ये जीवित नहीं है। तो यहाँ पे यही पूछा है जैविक प्रदूषक कौन सा नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भूमि पर वनस्पति की चादर का कार्य है, वनस्पति की जो चादर है उसका कार्य क्या है। वनस्पति की चादर का मतलब क्या हुआ, जैसे जंगल होते हैं ना, तो ये मिट्टी है, ये भूमि है, और यहाँ पर जो पेड़ लग रहे हैं, है ना, पेड़ों की चादर बेसिकली, तो इसका मतलब क्या हो गया, पेड़ों की चादर, है ना, वनस्पति की चादर मतलब पेड़ों की चादर की जो उसके ऊपर पेड़ लगे हुए हैं। इनका काम क्या है, तो मैं जैसे आपको शायद फर्स्ट या सेकेंड यूनिट में भी बताया कि जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें जो मिट्टी है उसको रोक करके रखती है ना, यानी जो मिट्टी है उसको इधर उधर नहीं जाने देंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेसिकली इसका मतलब हो जाएगा भूक्षरण को रोकना, यानी कि जो इरोजन हो रहा है मिट्टी का, जो यहाँ से बहकर जाने वाली है उसको ये नहीं जाने देंगे, क्योंकि इनकी जड़ों ने रोक करके रखा हुआ है मिट्टी को। ठीक, नेक्स्ट है प्रमुख पर्यावरण प्रदूषक जो है वो है कौन कौन से हैं, तो पहला है संचित पदार्थ यानी कि धूल धुआं तार, ये सारे के सारे प्रदूषक हैं। विभिन्न प्रकार की गैसें भी प्रदूषक होती हैं, और रेडियोधर्मी पदार्थ यानी रेडियो एक्टिव मटेरियल ये भी प्रदूषक होते हैं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषक से तात्पर्य उन वस्तुओं तथा पदार्थों से है जो प्रदूषित करते हैं, जो क्या प्रदूषित, पर्यावरण प्रदूषक से उन वस्तुओं और पदार्थों से है जो प्रदूषित करते हैं। अच्छा, क्या प्रदूषित करते हैं, वायु प्रदूषित करें उनको वायु प्रदूषक बोलते हैं, जल प्रदूषण करें उनको जल प्रदूषक बोलते हैं, और भूमि प्रदूषण करें उनको भूमि प्रदूषक बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रदूषक जो है वो बेसिकली 3 प्रकार के हो सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों तरह के प्रदूषक। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पे है ना हम थोड़ी सी बात कर लेंगे कि जो बेसिकली हमारे ठोस, तरल या गैस प्रदूषक हैं, या हम प्रदूषक के बारे में बेसिकली पहले बात कर लेते हैं ना कि जो प्रदूषक है वो क्या है। देखो प्रदूषक क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो प्रदूषण फैलाए उसको प्रदूषक बोल देंगे, है ना, चाहे वो मिट्टी को में प्रदूषण फैला रही है, चाहे वो पानी में प्रदूषण फैला रही है, चाहे वो वायु में प्रदूषण फैला रही है, कहीं भी प्रदूषण फैला रही है, कोई भी चीज जो प्रदूषण फैलाए उसको प्रदूषक बोलेंगे। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल बताऊं तो जो पॉलीथीन होता है ना, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होता है, वो खराब नहीं होता, करीब कभी भी कितने ही साल हो जाए चाहे, तो वो प्रदूषण फैलाता है। तो जो पॉलीथीन है वो क्या हो गई, प्रदूषक हो गई। ठीक है, अब जो प्रदूषक होते हैं ना इनको हम कई सारे टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम 2 टाइप से सबसे पहले डिवाइड करें प्रदूषकों को, तो सबसे पहले जो प्रदूषक है वो कौन से हो जाएंगे, पहले को हम बोल देंगे प्राथमिक प्रदूषक, और दूसरे को हम बोल देंगे द्वितीयक प्रदूषक, यानी प्राइमरी प्रदूषक, प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट या प्राथमिक प्रदूषक हो जाएंगे वो कौन से होते हैं, वो होते हैं जो कि सीधे बेसिकली प्रदूषण फैलाएंगे और सीधे सीधे किसी चीज से बने हों, उनको हम प्राइमरी प्रदूषक बोलते हैं। जबकि जो द्वितीय या फिर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं ये कौन से होते हैं, ये वो होते हैं जो कि मतलब प्राइमरी सोर्स से बने नहीं है, लेकिन है ना बाद में कोई भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो बन गए बाद में, है ना, प्राइमरीली नहीं बने किसी भी चीज से, लेकिन केमिकल रिएक्शंस होते होते बन गए। ठीक है, तो एक टाइप तो ये हो गया, ये वैसे एग्जाम में आता नहीं है ना, जो एग्जाम में आता है वो कौन सा वाला आता है जो हम अभी पढ़ रहे थे, एक को हम बोल सकते हैं ठोस, है ना, एक को हम बोल सकते हैं द्रव, और एक को हम बोल सकते हैं गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस पॉल्यूटेंट। ठीक है, अब अगर हम सॉलिड की बात करें कि जो सॉलिड है वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो देखो सॉलिड कौन कौन सा हो जाएगा, धूल हो गई, है ना, धूल उड़ रही है एयर में, तो धूल क्या है, सॉलिड है, तो धूल जो है वो हो जाएगी सॉलिड। ठीक है, द्रव की अगर बात करें हम, द्रव कौन कौन से हो जाएंगे, तो द्रव कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि जो मानव है वो बेसिकली कहीं पर भी सुसु कर देते हैं ना आजकल, तो वो भी क्या है, पॉल्यूटेंट ही तो है, पॉल्यूशन फैलाता है ना, वायु में भी गंदी सी वो छोड़ता है, महक छोड़ता है ना, जो वहाँ की मिट्टी विट्टी है उसमें भी प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है, तो जो भी हमारे लिक्विड हो जाएंगे या द्रव प्रदूषक हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे। जैसे कि जो फैक्ट्री है वहां से बेसिकली वो लोग पानी छोड़ते हैं गंदा वाला, है ना, जो उन्होंने वहां पे केमिकल वेमिकल अपने मिक्सअप करे या कुछ भी काम करे उसके केमिकल वाला पानी छोड़ते हैं,
है ना, तो वो भी हो जाएगा एक इसमें, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी हो जाएंगी तरल या फिर द्रव प्रदूषक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गैस प्रदूषक की, गैस कौन कौन से हो जाएंगे, जितनी भी गैस हैं जो अगर वायुमंडल में ज्यादा हो गई तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होंगी। जैसे कि सबसे पहला नंबर कार्बन डाइऑक्साइड का है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होना चाहिए अमाउंट, 0.03 होना चाहिए, है ना। इससे ज्यादा हुआ तो क्या होगा, इससे ज्यादा हुआ तो हम मर जाएंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा ज्यादा होगा तो नहीं मरेंगे खैर, लेकिन ज्यादा ज्यादा हुआ जैसे 0.3 की जगह कहीं पे 1% हो गया, है ना, तो ऑब्वियसली हमारे लिए कितना ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा, है ना। ऑक्सीजन का लेवल वहां डाउन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे गैस। गैस में और भी खैर बहुत सारे आते हैं, जैसे CFC जिनको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो हो गए, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, ये तो बहुत ज्यादा भयानक होता है। इवन जैसे रूम होता है ना, रूम में क्या करते हैं कुछ लोग, सर्दी हो रही है तो गेट वेट सारे बंद कर दिए, है ना, और आराम से हीटर लगा के सो रहे हैं, है ना, और जो हीटर होता है ना वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है ना। और यहाँ पर जो रूम है, इवन 1-2 साल पहले गैस में और भी खैर बहुत सारे आते हैं, जैसे CFC जिनको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो हो गए, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। 1 मिनट में अभी आती हूँ। जो होता है ये तो बहुत ज्यादा ये मेरे से हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है। तो इसको कम से कम इसकी वॉइस तो डाउन रखो यार, मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। तो वॉइस क्यों आप और वो कर रहे हो, फिर ज्यादा कर रहे हो। अगर आपसे कनेक्ट भी हो रहा है, मैं वॉइस तो देख रही थी कैसे हो रहा है, देख रहे हो आप, तो आपको पता नहीं था कनेक्ट, मुझे पता ही नहीं, इसलिए तो मैं देख रही थी। तो मत देखो ना अभी, तुम्हें पता है कि टीवी चल रहा है। चलिए, है ना, वो पता नहीं टीवी का इशू हो गया था, अपने आप ही उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। तो हाँ, हम कहाँ पे थे, हाँ, तो कुछ टाइम पहले ना ये एक केस भी हुआ था कि रूम था और रूम में ना सारे के सारे लोग सो रहे थे हीटर लगा के, वहाँ की खिड़कियाँ गेट वेट तो सब ऑब्वियसली बंद ही रहता है सर्दियों में, है ना। यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हुई, उसने जितने भी लोग सोए हुए थे पहले सबको बेहोश कर दिया, ठीक है, और बेहोशी के बाद में किसी को कुछ पता ही नहीं चला और सारे के सारे लोग मर गए, है ना। 5-6 लोग थे जो एक रूम में सोए हुए थे और ऐसे हुआ था, है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये भी एक गैस पॉल्यूटेंट होता है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी होता है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैं इसलिए आपको सारी चीजें बताती हूँ ताकि आपको ये वाली सारी चीजें सुन सुन करके ना चीजें याद रह जाती हैं हमें, है ना। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। वायु प्रदूषण जो होता है बेसिकली वो किसकी वजह से सबसे ज्यादा होता है। देखो, वायु प्रदूषण जो है ना वो हम मेन मानते हैं कि ऑक्सीजन का अमाउंट घट गया, है ना, क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन चाहिए ना, हमें तो ऑक्सीजन से मतलब है ना। तो ऑक्सीजन का लेवल कब घटेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, है ना। यानी कि जो ऑक्सीजन है वो कौन रिलीज करता है, तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट, है ना। और जब प्लांट कम हो जाएंगे तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, है ना। इसीलिए जो बेसिकली हमारे जो इधर वाला एरिया है ना, जैसे इधर जो आसाम वासाम वाला एरिया है ना, मेघालय जो है वहां पे ना उसको हमारे कंट्री का, हमारे इंडिया के लंग्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहीं से ही जो ऑक्सीजन है हमारे पूरे कंट्री की डिमांड है जितनी भी ऑक्सीजन की वो वहीं से ही फुलफिल होती है ना। और अगर पूरी दुनिया का माने तो अमेज़न के जंगल है ना वो पूरी दुनिया का लंग्स बोलते हैं उनको। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की जो डिमांड है वो अमेज़न के जंगल से ही पूरी हो रही है ना, क्योंकि ऑक्सीजन वहीं से ही आ रही है बेसिकली, ठीक है। तो वायु प्रदूषण का मेन कारण क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए। ऑक्सीजन का लेवल कम कब होगा, जब वनों की कटाई होगी। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण का कारक है। वायु प्रदूषण के जो कारक है वो क्या क्या है। पहला है कीटनाशक। देखो कीटनाशक जो है ना इनसे जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। सीवेज जो है इससे भी जल प्रदूषण होता है मेनली, ठीक है। ध्वनि विस्तारक से क्या होता है, इससे भी बेसिकली होता तो है वायु प्रदूषण, पर उतना ज्यादा लेवल पे नहीं होता। सबसे ज्यादा किससे होता है, धुएं से होता है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भोपाल गैस दुर्घटना में स्थापित होने
वाली जो विषैली गैस थी वो कौन सी थी? तो देखो इसको हम बोलते हैं मीक, यानी कि MEEK मीक। मीक याद रखिएगा, है ना। भोपाल में एक फैक्ट्री में बेसिकली जो गैस है वो रिलीज हो गई थी, ये मिथाइल आइसोसाइनेट थी, और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा लोग मरे थे। इवन जो इसमें हुई थी गैस रिलीज हुई थी भोपाल में, है ना, इवन इसको है ना मतलब यहाँ पर बेसिकली बहुत ज्यादा लोग मरे थे, और इसको बहुत हाई लेवल वाला त्रासदी बोला जाता है इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोग मरे थे यहाँ पर, बहुत सारे लोग, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मीक, ठीक। नेक्स्ट है वर्ष 1984 की भोपाल, देखो यहाँ पे ईयर भी दे दिया, 1984 में हुई थी भोपाल की गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? किसके कारण हुई थी? मीक यानी मिथाइल आइसोसाइनेट, और ये मिथाइल आइसोसाइनेट ये लिख रहा, आपको मीक याद रखना है, मीक से ही आपको याद रह जाएगा। एम का मतलब है मिथाइल, ठीक है, और आइसोसाइनेट, वैसे तो मीक ये मैच नहीं कर रहा है, पर मीक आपको मिथाइल आइसोसाइनेट करके याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण घरेलू वायु प्रदूषक जो है वो कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण घरेलू वायु प्रदूषक है सल्फर डाइऑक्साइड, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्मॉग सिटी किसको बोला जाता है? स्मॉग सिटी बोला जाता है कोलकाता को। स्मॉग सिटी मतलब जहां पर कोहरा सबसे ज्यादा पड़ता है, तो कोलकाता में पड़ता है, इसीलिए हम कोलकाता को स्मॉग सिटी बोलते हैं। स्मॉग या फिर धुंध जो है वो बनता है किसकी वजह से बनता है? ये बनता है धुएं तथा कोहरे से, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लंदन धूम्र जो है वो पाया जाता है, लंदन धूम्र कब पाया जाता है? शीतकाल के सुबह के समय, है ना। ऑब्वियस ही बात है, लंदन धूम्र की बात हो रही है, यानी लंदन स्मोक की बात हो रही है ना। तो स्मोक तो कोई भी हो, है ना, जो बेसिकली स्मोक यहाँ पे स्मोक के लिए ही बोला जा रहा है ना। तो वो कब पाया जाता है? जब सर्दियां होती हैं, यानी कि शीतकाल में। और कब पाया जाता है? सुबह के टाइम में पाया जाता है, वैसे तो रात के टाइम में भी पड़ जाता कोहरा, है ना। नेक्स्ट है रसोई गैस के जलने पर निकलने वाली विषैली गैस जो होती है वो कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है ये निकलती है। नेक्स्ट है धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग जो है वो कौन सा है? तो देखो धूम्रपान यानी कि सिगरेट विगरेट जो पी रहे हैं, है ना, उससे क्या होता है? कैंसर होता है। किसका? फेफड़ों का। जो आपने सिगरेट का पैकेजिंग देखा होगा उस पर भी बना हुआ होता है ना। नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षित ईंधन जो है वो कौन सा है? पर्यावरण सुरक्षित यानी जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए ऐसा ईंधन, यानी कि ऐसा फ्यूल जो है क्या हो जाएगा? ऐसा फ्यूल, देखो डीजल बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, लकड़ी बिल्कुल भी नहीं होगी, इन सबको जलाएंगे तो पॉल्यूशन फैलेगा ही। केरोसिन जलाएंगे पॉल्यूशन फैलेगा ही। रसोई गैस जो होता है इससे पॉल्यूशन नहीं फैलेगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? तो वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है, ठीक है, कौन सा स्रोत नहीं हो जाएगा? वाहन जो है उनसे वायु प्रदूषण होता ही होता है। उद्योग यानी इंडस्ट्री जो होती हैं उनमें से भी गैसेस निकलती हैं, उनसे भी वायु प्रदूषण होगा। धूल के कणों से भी वायु प्रदूषण होता है। जो ठोस अवशिष्ट होते हैं यानी सॉलिड वेस्ट होते हैं उनसे वायु प्रदूषण नहीं होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को हम कैसे कम कर सकते हैं? देखो वायु प्रदूषण को कम करने का एक ही तरीका है, वृक्ष जो है वो लगाओ, उनसे ही ऑक्सीजन का लेवल ऊपर जाएगा, है ना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन वायु प्रदूषण और इवन जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो यही ही नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ वायु प्रदूषण को ही कम कर रहे हैं, वो और भी कई सारी चीजों को कम करते हैं। इवन जो साउंड पोल्यूशन होता है ना, ये नॉइस पोल्यूशन बोलते हैं जिसको, जो नॉइस पोल्यूशन होता है उसको भी पेड़ कम करते हैं, क्योंकि जो वॉइस होती है उसको पेड़ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। तो वृक्ष जो है वो सॉइल पोल्यूशन को भी इवन रोकते हैं, है ना। तो वृक्ष जो है वो सबसे मेजरली तो वायु प्रदूषण को ही रोकते हैं, पर बाकी प्रदूषण को भी जो पेड़ है वो रोकते हैं, है ना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वायु प्रदूषण का क्या उदाहरण हो जाएगा? धुआं कोहरा दोनों से वायु प्रदूषण होगा। वाहन से निकलने वाली जो गैस है इनसे तो होगा ही होगा बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, इससे भी वायु प्रदूषण होगा, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? विश्व उष्मायन जो है वो हम किसको बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग को बोलते हैं, है ना। और जो ग्लोबल वार्मिंग है बेसिकली ये किसकी वजह से हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग तो वायु प्रदूषण की वजह से ही हो रही है, ठीक। नेक्स्ट है, क्योंकि देखो ग्लोबल वार्मिंग है ना वो बेसिकली है क्या, मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर ये हमारा एटमॉस्फेयर है पूरा का पूरा, ठीक है, ये हमारा अर्थ है यानी कि ये हमारी धरती है, और ये धरती के ऊपर पूरा का पूरा हमारा एटमॉस्फेयर है, यानी गैसों की जो लेयर बन रही है हमारे अर्थ के ऊपर, है ना, वो ये हमारा सन हो गया,
ठीक है। अब सन से है ना जो भी वो है, मतलब जो भी यहाँ से एनर्जी आती है या जो भी ऊष्मा आती है ना, वो आती है तो बहुत सारी तो इन गैसों से टकराकर ऊपर ही चली जाती है ना। केवल और केवल सन की जितनी भी एनर्जी आती है ना, उसमें से बहुत कम पार्ट ही पार हो पाता है, बहुत सारा पार्ट तो वापस चला जाता है ना, वापस स्पेस में ही चला जाता है, तो बहुत कम पार्ट आ पाता है जमीन तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा, प्लांट को जितनी चाहिए उतनी ले ली, सबने को जितना चाहिए एनर्जी उतनी ले ली। अब यहाँ से भी तो टकरा करके वापस जाएगी, ठीक है, वापस जाएगी ऊष्मा जो है वो, है ना। अब देखो होता क्या है, होता ऐसे है कि यहाँ पर हमने, क्योंकि गैस जो है, एक तो वो जो गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में, है ना, उनका कॉम्पोजिशन बिगड़ गया है। ठीक है, तो ये जो गैस थी, ये इन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पर बहुत ज्यादा गैस जो है वो आ गई, है ना। जैसे कोहरा वोहरा हम अभी बात कर रहे थे, धूल के कण की बात कर रहे थे, तो जब यहाँ पे बहुत ज्यादा गैस आ जाएंगी, है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में गैस फैल जाएंगी, तो वो क्या करेंगी, जो यहाँ से सन की एनर्जी वापस जा रही थी अर्थ से टकरा करके, वो तो वापस जा ही नहीं पाएगी, है ना। और जब वापस नहीं जा पाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, यहीं पर ही हो जाएगी, यहीं पर ही रह जाएगी वो, और यहीं पर ही गर्मी फैलाएगी ज्यादा। इसीलिए तो अभी के टाइम में इतनी ज्यादा गर्मियां पड़ती हैं, क्योंकि जो बेसिकली जो भी एनर्जी है, जो भी ऊष्मा है ना, वो जो वापस जाने वाली होती थी, वो वापस जा ही नहीं रही है अर्थ से, यहीं पर ही एंट्रैप हो जा रही है, क्योंकि वायु प्रदूषण इतना ज्यादा है उसके वजह से, है ना, तो यहीं पर ही एंट्रैप हो जा रही है। इसीलिए जो हमारा अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और उसी को ही हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग या फिर विश्व उष्मायन। ठीक है, तो विश्व उष्मायन किसकी वजह से होगा, वायु प्रदूषण की वजह से होगा, क्योंकि वायु में इतनी सारी चीजें घुल मिल गई हैं कि वो यहाँ की जो ऊष्मा है उसको वापस ही नहीं जाने दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, कौन सबसे कम करेगा। तो देखो डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये तीनों चीजें तो भरपूर प्रदूषण फैलाती हैं। जो हाइड्रोजन है वो सबसे कम करता है। इसीलिए आप लोगों को पता होगा, जो गडकरी जी हैं उन्होंने भी बोला है कि आने वाले 10 साल में इंडिया के अंदर हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल चलने लगेंगे, है ना। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण से नहीं होते हैं, वायु प्रदूषण से क्या नहीं होते हैं। तो देखो कैंसर होता है, सबको पता है वायु प्रदूषण से। श्वसन संबंधी रोग तो बिल्कुल होंगे, और इमारतों का क्षय भी होगा, जो कि ऑलरेडी जो ताजमहल है उसका आपने देखा ही होगा कि उसका भी कलर क्या हो गया है ना, एकदम व्हाइट कलर का था वो, है ना। क्या नहीं होता है, पाचन संबंधित रोग नहीं होते हैं। पाचन संबंधित रोग किससे होते हैं, जो हम पानी जो प्रदूषित हो जाता है उसको जब पी लेते हैं उससे। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है। विश्व उष्मायन का कारण क्या है, वायु प्रदूषण है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है। हीमोग्लोबिन से किसकी गहन संलग्नता होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की। ये सबसे ज्यादा बाइंड होता है हीमोग्लोबिन से, इसीलिए जहां पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड होए ना, तो समझ लो वहां पे लोग बेहोश होने ही होने हैं और अंत में जाके मर जाने हैं, है ना। क्योंकि हीमोग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिन क्या होता है सबको पता होगा, जो हमारा ब्लड है उसके अंदर जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, है ना, उसका पार्ट होता है हीमोग्लोबिन। और इसी की वजह से ही ब्लड का रंग हीमोग्लोबिन की वजह से ही लाल होता है ना, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट है, हरित भवन का संबंध होता है, यानी जो ग्रीन हाउस है, हरित भवन का मतलब होता है ग्रीन हाउस, है ना। तो ग्रीन हाउस का जो संबंध है वो किससे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है। सीएनजी का हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो सीएनजी का इस्तेमाल हम करते हैं वाहन और उद्योग दोनों चीजों में करते हैं, है ना, सबको पता होगा। सीएनजी जो है इसका बेसिकली फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है, सी का मतलब होता है कंप्रेस्ड, एन का मतलब होता है नेचुरल, और जी का मतलब होता है गैस, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रविविक्त प्रदूषक जो होते हैं, स्पेसिफिक पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है ना, मैं आपको अगर थोड़ा बहुत बताना चाहूँ, है ना, तो मैं थोड़ा बहुत बता भी सकती हूँ, चलिए बता देती हूँ, है ना। देखो वायु प्रदूषण जो है वो बेसिकली ना 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रविविक्त प्रदूषक और एक होते हैं विविक्त प्रदूषक। ठीक है, यानी एक होते हैं एक्सप्रेस्ड पॉल्यूटेंट और एक होते हैं पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो देखो इन दोनों का बेसिकली मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है जो प्रविविक्त प्रदूषक होते हैं ये कौन से वाले होते हैं, जो कि वायु में मिले हुए ठोस या द्रव अवस्था में रहते हैं, ये है ना, इनको हम बोलते हैं प्रविविक्त। ठीक है, क्यों बोल रहे हैं प्रविविक्त, क्योंकि ये या तो ठोस अवस्था में है या फिर द्रव अवस्था में है। जैसे धूल के कण होंगे, तो धूल के कण ठोस अवस्था में होते हैं, तो धूल के कणों को हम क्या बोलेंगे, प्रविविक्त प्रदूषक बोलेंगे, है ना। जबकि अगर हम बात करें धुएं की,
है ना। तो धुआं क्या होता है, धुआं तो ना ठोस होता है ना ही द्रव होता है। धुआं क्या होता है, धुआं तो गैस होती है ना। और जो वायु है वो भी गैस है, ठीक है। तो अगर वायु में गैस ही मिली हुई है, यानी कि गैस में गैस ही मिली हुई है, तो उसको हम बोलते हैं विविक्त प्रदूषक। और अगर वायु में ठोस या द्रव अवस्था में कोई भी पॉल्यूटेंट फैला हुआ है, उसको हम बोलते हैं प्रविविक्त प्रदूषक, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है एलपीजी, किसका संक्षिप्त रूप है, यानी जो एलपीजी है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विविक्त प्रदूषक नहीं है। अब देखो विविक्त मैंने आपको बताया था, विविक्त का मतलब क्या होता है, जो गैस अवस्था में हो, है ना, उसको हम विविक्त बोलते हैं, ठीक है। अब विविक्त देखो एरोसोल भी प्रदूषक है और जो कि गैस फॉर्म में होता है, धुंध जो है वो भी गैस फॉर्म में ही होती है, धुआं भी गैस फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस फॉर्म में ही है, लेकिन ये प्रदूषक नहीं है ना। कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है ना 0.03%, ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व उष्मायन, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है, ठीक है। तो देखो पेड़ पौधे से निकली गैस तो बढ़िया होती है, ऑक्सीजन होती है। भट्टी से निकली गर्म हवा जो है ये भी इतनी ज्यादा बेकार नहीं है ना। और रसोई गैस जो होती है, एलपीजी जो होती है, ये तो बढ़िया गैस है ना। वाहनों से निकली हुई जो गैसें हैं वो विश्व उष्मायन के लिए यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट है इतिहास में परमाणु दुर्घटना जो है वो हुई, यानी कि जो परमाणु दुर्घटना है वो हुई, कब हुई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है ना, अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँ कि जो बेसिकली ये है हमारी परमाणु दुर्घटना है ना, ये कब हुई थी। तो परमाणु दुर्घटना यानी कि जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट है या जो एटम बॉम्ब सबसे पहले गिराया गया था वो कहाँ गिराया गया था। तो कुछ लोग जो कि थोड़ा बहुत जिनको पता होगा, है ना, अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा वढ़ा है या अब तैयारी वारी कर रहे हो तो आप सबको पता होगा, है ना, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो तो, कि 1945 के अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, है ना, उसको खत्म करने के लिए जो अमेरिका है उसने जापान पे एक बम गिराया था जो कि यही वाला ही था, परमाणु, है ना, ये सबसे पहला वाला परमाणु बम था। तो ये गिराया था जापान के हिरोशिमा पर, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। पर जापान के हिरोशिमा पर सबसे पहले गिराया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इतिहास में परमाणु दुर्घटना 1945 को हुई, पर यहाँ पर देखो सब में 95 ऑप्शन ही दे रखा है, यानी आपको ईयर वो दिन भी याद रखना पड़ेगा। तो ये कब हुआ था, 6 अगस्त 1945 को हुआ था। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरनोबिल दुर्घटना जो है वो किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से, यानी न्यूक्लियर एक्सीडेंट से। नेक्स्ट है नाभिकीय प्रदूषण के जो कारण है वो हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये भी करेक्ट है। परमाणु कचरा खनन, परमाणु परीक्षण, ये जो जितनी भी चीजें हम करेंगे उनसे नाभिकीय प्रदूषण फैलेगा ही फैलेगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी सक्रिय तत्व है। रेडियोधर्मी सक्रिय तत्व का मतलब क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, है ना। इवन अगर हमारे जहाँ पे भी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की रिसर्च वगैरह होती है ना, वहां पर वो लोगों ने एक बढ़िया तरह से पूरा का पूरा सूट पहना होता है, जिससे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो एनर्जी निकल रही है या जो रेस निकल रहे हैं वो आर पार ना जाए बॉडी के, है ना, वरना तो पार्ट खराब हो जाता है। बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो जितने भी हैं सारे के सारे हैं, यूरेनियम, थोरियम, सीजियम, कोबाल्ट, प्लूटोनियम, स्ट्रोंशियम, ये सारे के सारे हैं। इनके अलावा और भी होते हैं, जैसे रेडोन होता है ना, कोबाल्ट होता है, ये भी कोबाल्ट तो खैर दिया हुआ है ना। तो ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हरित ग्रह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है। तो कौन सा रेडिएशन होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है ना। हरित ग्रह प्रभाव जो है बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है ज्यादा, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ना। और इससे क्या होता है, इससे भी ग्लोबल वार्मिंग ही होती है एट द एंड, क्योंकि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से भी जो हमारे अर्थ की एनर्जी है ना, वो जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं जा पाती है ना, और एंट्रैप हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इवन ये भी गर्म गैस ही होती है, तो इसकी वजह से और ज्यादा ऊष्मा बढ़ती है ना। तो क्या बढ़ता है इसकी वजह से, इंफ्रारेड रेडिएशन। और इंफ्रारेड रेडिएशन का जहां भी मतलब आ जाए ना, वहां ये समझ लिया करो गर्मी हो रही है ना, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो गर्मी ही फैलाते हैं, है ना। नेक्स्ट रेडियो एक्टिव प्रदूषण से प्रमुख रूप से होने वाले जो रोग है वो कौन कौन से हैं। तो इससे जो रोग होते हैं वो बेसिकली हड्डी से संबंधित रोग होते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश जो है वो कारण बनता है। किसका कारण बनता है? सब का कारण बनता है। आंखों से पानी गिरना, कैंसर, डीएनए विखंडन, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? ठीक है, यानी जो हमारी पृथ्वी है उसका कितना प्रतिशत भाग है? 71% जो है उस पर केवल और केवल जल है। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी और आपको बात बता देती हूँ ताकि आपको अगर उस टाइप से भी क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ। ठीक है, तो देखो 70% टोटल अर्थ का क्या है? पानी पानी है 71%। ठीक है, अब ये जो 71% है ना, इसमें से केवल और केवल 3.5% जो पानी है वही ही पीने लायक है। बाकी का जो पानी है वो बेकार है, वो पीने लायक है ही नहीं। जैसे समुद्र का पानी है, खारा पानी है ना, नमक है उसमें बहुत ज्यादा, उसको पी ही नहीं सकते हैं। तो 71% पूरा का पूरा घिरा हुआ है पानी से अर्थ, उसमें से केवल और केवल 3.5% जो है वही ही पीने योग्य पानी है। बाकी का जो 96.5% पानी बचा, 96.5% बचा है ना, ये 71% को अगर हम 100% पानी मान लें तो इसमें से 3.5% ही पीने योग्य है। 96.5% जो है वो पीने लायक है ही नहीं पानी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक जो है उसकी वजह से कहां पर सबसे ज्यादा अधिक प्रदूषण फैला हुआ है? पश्चिम बंगाल में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो दूषित जल पीने से फैलता है टाइफाइड, है ना, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। कौन कौन से रोगाणुनाशक डालते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन डालते हैं ना। क्लोरीन तो इवन अगर आप अलीगढ़ में हो ना तो आपने पक्का क्लोरीन का पानी पिया है। वैसे तो किसी भी शहर में वो क्लोरीन वाला पानी पिया ही होगा, है ना। अगर तो आपके घर में वो पानी आता है सुबह वाला, है ना, जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है आपके घर में, क्योंकि अलीगढ़ में भी अभी वो नहीं है, मतलब वो नहीं लगा सकते, क्या बोलते हैं उसको, जो घर पे ही खुद से पानी चलाते हैं, है ना। और आपको बाहर से ही पानी आता है गवर्नमेंट की तरफ से ही, और उसमें ना किसी किसी दिन इतनी गंदी सी महक आती है पानी में, वो क्लोरीन की ही आती है, क्योंकि वो लोग क्लोरीन डाल देते हैं पानी से। बेसिकली जो भी वहां पे क्या बोल सकते हैं हम, जो भी वहां पे बेसिकली कीट छुपे हुए हैं, है ना, पानी के अंदर, या पानी के अंदर जब भी प्रदूषण फैल गया है तो उसको साफ करने के लिए पानी को क्लोरीन डालते हैं। और पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ना। नेक्स्ट है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके सुधार हेतु था? है ना, तो गंगा एक्शन प्लान मतलब गंगा के पानी को शुद्ध बनाने के लिए था, यानी कि जल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, स्पर्श गंगा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य था ये क्या था? ये भी था गंगा की स्वच्छता के लिए ही, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किससे करते हैं हम? बीओडी से करते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। जैसे कहीं पर भी हमें देखना है कि वहां पर कोई भी नदी है, कोई भी तालाब है, कोई भी कुछ भी है ना, वहां पर अगर हम देखना चाहते हैं कि प्रदूषण का स्तर कितना है तो बीओडी से करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होता है क्या? होता है जल प्रदूषण होता है ना, क्योंकि जो भी हम कीटनाशक यूज करेंगे, कीटनाशक मतलब जो हम प्लांट में नहीं लगा देते हैं पेस्टिसाइड, वो, है ना, तो वो फाइनली क्या होगा कि वो फाइनली, जैसे हमने ये पेड़ है ना, इस पेड़ को हमने बचाने के लिए इसके ऊपर हमने कीटनाशक लगाया। ठीक है, अब ये कीटनाशक क्या होगा, ऊपर से समझो बारिश पड़ी तो हमने जो इसके ऊपर कीटनाशक स्प्रे किया था वो पूरा का पूरा कहाँ आ गया? नीचे आ गया पानी के साथ, और फाइनली पानी के साथ मिलता हुआ वो पानी वहीं चला गया, है ना, तो जल प्रदूषण फैलता है इससे सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है, मिनामाटा रोग जो होता है वो रोग प्रदूषण जनित रोग है, जो कि परिणाम है, जो कि किसका परिणाम है? देखो मिनामाटा जो है ना ये पारा की वजह से होता है। आप लोग याद रखिएगा, पारा जो होता है इसकी वजह से होता है मिनामाटा रोग, क्योंकि डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि पारा की वजह से क्या होता है? मिनामाटा रोग होता है ना। तुम यहाँ पे जहां भी आप पारा देखो ना, देखो ये रहा पारा, है ना, औद्योगिक पारा अवशिष्ट को पानी में छोड़ने से, ठीक है, ये होता है, पारे की वजह से होता है। नेक्स्ट है, मिनामाटा रोग शरीर में किस तत्व की अधिकता से होता है? पारे की वजह से, है ना, जो मैं बोल रही थी आपको, पारा याद रख लेना है। नेक्स्ट है, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण जो है वो क्या है? नगरीकरण है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है?
तो जल प्रदूषण का स्रोत कौन सा नहीं होगा? देखो औद्योगिक अपशिष्ट जो है ना, यानी कचरा जो है उससे तो जल प्रदूषण फैलता ही है। रेडियोधर्मी कचरा जो होगा उससे भी जल प्रदूषण फैलेगा। कृषि जनित कचरा जो होगा उससे भी जल प्रदूषण फैलेगा। पर जो माइनिंग वेस्ट है उससे जल प्रदूषण नहीं फैलेगा। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है। कौन चेतावनी जारी करता है? केंद्रीय जल आयोग भी करता है, सिंचाई बाढ़ नियंत्रण ये भी, और जल संसाधन विभाग भी। देखो जलवायु जितने भी आयोग हैं जल वाले, है ना, वो सारे के सारे ऑब्वियस ही बात है ना कि बाढ़ से संबंधित चेतावनी जारी करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है ना? तो पर्यावरण समस्या कौन सी नहीं है? देखो जल का विनाश ये तो पर्यावरण समस्या है। वनों की कटाई ये भी पर्यावरण समस्या है। भूमि अपरदन यानी कि भूमि का जो क्षरण हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह चली जा रही है मिट्टी, वो भी पर्यावरण समस्या है। जल का संरक्षण जो है ये समस्या नहीं है। और हमसे क्या पूछा है, कौन सी समस्या नहीं है ना? तो कौन सी समस्या नहीं है? कौन सी समस्या नहीं है? जल का संरक्षण। ठीक है, मैं किस वनों की कटाई पर लगा रही हूँ, समस्या नहीं है पूछा है, तो जल का संरक्षण जो है ये समस्या नहीं है। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा? जल प्रदूषण से अतिसार होता है ना? तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाए, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड सी स्तर जो है उसका मतलब क्या है ना? तो ग्रेड सी का मतलब होता है कि एटलीस्ट जो औसत दर्जे का जल है वो, है ना, तो औसत दर्जे का प्रदूषित जल जो होता है उसको ग्रेड सी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, क्या नष्ट हो रहे हैं समुद्री प्रदूषण के कारण? मैंग्रोव वन जो है वो, मैंग्रोव वन क्या होते हैं? सदाबहार वन जो होते हैं, है ना, तो वो नष्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधार 1 minute। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविधा पूर्वक कार्य करने के लिए ध्वनि का सामान्य डेसिबल स्तर जो है वो क्या होता है? तो 20 से 40 जो है ये होता है सामान्य स्तर। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा करा जाता है? तो जो ध्वनि प्रदूषण है इसका मापन हम करते हैं डेसिबल अंक से। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर भी ये जो जितने भी लिखे हुए ना 20 से 40 डी का मतलब होता है डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की जो ऊपरी सीमा है वो क्या होती है? तो ऊपरी जो सीमा है वो होती है 55 डेसिबल। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखो 20 से 40 तो वो होती है जिसमें हमें कोई परेशानी नहीं होती, है ना, लेकिन जो भी बेसिकली रिहायशी इलाके होते हैं यानी जहां पर लोग रह रहे हैं, है ना, वहां पर 55 से ऊपर नहीं पहुंचना चाहिए आवाज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा।